डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में स्टार्ट करूंगा। लास्ट क्लास में हमने हार्मोन्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था और अभी हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इस सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। इस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में मेनली हमें पढ़ना क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हमने ये भी देख लिया था लास्ट क्लास में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमने ये बताया था कि कुछ ग्लैंड्स ऑर्गेनाइज्ड होता है और कुछ ग्लैंड्स नॉन ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ये जो चैप्टर है हम इसमें दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो पहले हम ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं। इस ऑर्गेनाइज्ड में सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बाद है पाइनियल ग्लैंड और इस तरीके से लगभग 10 ग्लैंड्स हैं। सभी ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका लिस्ट आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या है, कहाँ लोकेटेड है, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हाइपोथैलेमस से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन अल्टीमेटली करता क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तभी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब से TSH निकलेगा और उसके बाद वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और अगर इनहिबिटरी हार्मोन वहां से रिलीज होगा तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। तो यहां से इनहिबिशन होगा। तो हमने ये देख लिया कि इनहिबिशन कैसे हो रहा है और रिलीज कैसे हो रहा है। अब हम ये देखते हैं आगे कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन है ये सिर्फ और सिर्फ थायराइड के लिए नहीं है। ये जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सभी का रिलीजिंग हार्मोन्स हो सकता है और सभी का इनहिबिटरी हार्मोन हो सकता है। और शायद इसी के वजह से इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अभी हम सभी रिलीजिंग हार्मोन का और इनहिबिटरी हार्मोन का लिस्ट भी देखेंगे। तो मैंने ये बताया कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी हो सकता है और यहाँ पे थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो सकता है, यहाँ पे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन हो सकता है। और इसी
तरीके से हम देखेंगे कि मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन हो सकता है, इसी में मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन हो सकता है, और इसमें मेलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन हो सकता है। तो ये इस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हो सकता है। यहाँ तक कि हमने ये देख लिया है कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन वगैरह भी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन का जो लिस्ट है, ये सबके लिए, एक हार्मोन्स के लिए नहीं कन्फाइंड है, ये बहुत सारे हार्मोन्स में ये होता है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन आखिर कहां से रिलीज हो रहा है, और शायद इसी के वजह से इस सभी पे इसका कंट्रोल है, और इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड समझ में आपको आया है। तो अब हम इसके लोकेशन की बात करते हैं। एक तो लोकेशन हम जानेंगे, और दूसरी बात ये है कि आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, आप देखिए इसको। इस तरीके का ये क्या है? ये क्या हुआ? ये सी शेप का है, और ये जो सी शेप का है इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम, जो कि दो हेमिस्फीयर के बीच का लिंकिंग है। इसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस, इसको हम बोलते हैं थैलेमस, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और इसको हम बोलते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी, और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हुआ इनफंडिबुलम। ये हुआ इनफंडिबुलम। तो ये हमने देख लिया कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी किस तरीके से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का जो लिंक है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। यानी हाइपोथैलेमस दोनों, यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बीच का जो लिंकिंग सिस्टम है वो हुआ क्या? हाइपोथैलेमस। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ है। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस देखेंगे तो इसका न्यूरल फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। न्यूरल फंक्शन बहुत है, इसी न्यूरल फंक्शंस के वजह से हम जानते हैं कि ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, थर्स्ट सेंटर को रेगुलेट करता है, हंगर सेंटर को रेगुलेट करता है, और ये हाइपोथैलेमस यहाँ तक कि सेक्सुअल डिजायर को भी रेगुलेट करता है, और फिर सेटिस्फेक्शन को रेगुलेट करता है। बहुत सारी चीजें हैं हाइपोथैलेमस का न्यूरल फंक्शन में। और जहां तक हार्मोनल फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन की बात है तो इसी हाइपोथैलेमस से हमने देख लिया कि रिलीजिंग हार्मोन निकलता है और इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या है। तो निश्चित रूप से अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस ये एंटेरियर पिट्यूटरी से लिंक रहता है। ये हाइपोथैलेमस ये एंटेरियर पिट्यूटरी से लिंक रहता है। ये जो लिंकेज होता है
मैंने बताया। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं ताकि बहुत ज्यादा जिगजग ना हो जाए। तो ये जो लिंकेज है इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। और फिर इससे भी ये एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस का लिंकेज है। अब हम यहां देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस के लिंक को क्या कहते हैं। तो यहाँ जो इसका लिंक है, यहाँ भी अपना एक लिंक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये लिंकेज बन रहा है और इसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट और यहाँ कहते हैं पोर्टल वेन। तो ये दो डिफरेंस है। ये जो रियल में जो ट्रैक्ट बनता है, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, इस न्यूरॉन्स के एक्सोन के बनने से ये ट्रैक्ट बनता है। न्यूरॉन के एक्सोन के मिलने से ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट बना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट ये क्या है। ये लिंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमिक लिंक को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। हाइपोफिजियल क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजियल ग्लैंड बोलते हैं, इसीलिए ये हाइपोफिजियल दोनों जगह पे लगा हुआ है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा कि अल्टीमेटली इस दोनों के बीच का लिंक क्या है। तो हमने अभी तक में हाइपोथैलेमस का ओवरऑल लोकेशन समझा, हाइपोथैलेमस का ओवरऑल फंक्शन हमने समझ लिया कि न्यूरल फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। और हमने ये भी देख लिया कि ये किस तरीके से रिलीजिंग हार्मोन और किस तरीके से इनहिबिटरी हार्मोन ये रिलीज करता है। आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा और हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। आपको अभी मैं फिलहाल यहां बता दूं कि इसी पार्ट में दो न्यूक्लियाई होता है, जिसको हम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अभी मैं इसको इरेज करके फिर से मैं दूसरा चीज बना रहा हूं ताकि आप उससे समझने का कोशिश कीजिए कि ये क्या है। हाइपोथैलेमस को समझने के ख्याल से हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। हाइपोथैलेमस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाएगा एंटेरियर, दूसरा हो जाएगा मिडल और तीसरा हो जाएगा पोस्टीरियर। तो एंटेरियर रीजन मिडल और पोस्टीरियर, ये जो एंटेरियर रीजन है, इसी एंटेरियर रीजन में इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होता है। अभी जो मैं 2 न्यूक्लियाई की बात मैंने जान करके वहां पे किया था, वो यहां पे है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और इसी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से क्या निकलेगा? वैसोप्रेसिन या एडीएच। इसी से निकलेगा एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन।
निकलने का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, निकलना एग्जैक्ट चीज नहीं सही है। एग्जैक्ट चीज सिंथेसिस सही है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में इस हार्मोन का सिंथेसिस होता है। यानी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का सिंथेसिस या सिक्रीशन, दो चीज मैं फिर से लिख देता हूं। अगर सिंथेसिस और सिक्रीशन हो किसका, यानी एडीएच का या ऑक्सीटोसिन का, तो आंसर होगा आपका हाइपोथैलेमस, यानी एंटीरियर रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस से वो सिक्रीट हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन अगर रिलीज की बात हो तो ये रिलीज कहाँ चले जाएगा, ये चूंकि यहां से हमने देखा कि ये रीजन से सिंथेसिस हो करके अल्टीमेटली ये जाकर के स्टोर हो जाता है कहाँ, पोस्टीरियर लोब में। इसीलिए पोस्टीरियर लोब से रिलीज होगा, ना कि हाइपोथैलेमस से। रिलीज की बात होगी तो पोस्टीरियर से होगा, सिंथेसिस और सिक्रीशन की बात होगी तो वो हाइपोथैलेमस से होगा। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर मिडल पार्ट की बात करें तो मिडल पार्ट को ही इसमें वेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया होता है और आर्कुएट न्यूक्लिया होता है। हमने बताया कि इसमें वेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया और आर्कुएट न्यूक्लिया, ये दो चीज होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया और आर्कुएट न्यूक्लिया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया और आर्कुएट न्यूक्लिया, ये वेंट्रोमीडियल जो न्यूक्लिया होता है रियल मायने में क्या करता है, हेल्प्स एंड कंट्रोल्स इन एपेटाइट सेंटर। यानी ये एपेटाइट सेंटर को, यही हमने जो बताया था कि हंगर को भी ये कंट्रोल करता है, थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। तो यही सेंटर है जो कि आपके एपेटाइट सेंटर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो हमने देख लिया कि ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई होता है। और वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो आर्कुएट न्यूक्लियाई की बात करें तो यही से GHRH रिलीज होता है। हमने कहा कि इसी से GHRH रिलीज होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन आर्कुएट न्यूक्लियाई से ही रिलीज हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन आर्कुएट न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम पोस्टीरियर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर का ही, ये जो पोस्टीरियर है यही बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पोस्टीरियर ही बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा और बहुत सारे जैसे स्वेटिंग करना और कॉन्स्ट्रिक्शन करना, इस तरीके से यहां से ही बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग वगैरह जो कुछ भी है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ द हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रियल मायने में हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है किस किस पार्ट से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिए ताकि मैं उस पे नेक्स्ट क्लास में फिर से बता सकूं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी हाइपोथैलेमस का कुछ डिटेल
आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके होंगे। कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।